पिछली वीडियो में हमने देखा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स दो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू दो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल्स अगर टूटते हैं तो टूट के दो पायरुवेट हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे ये दो पायरुवेट का होता क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में हमने तो देखा ही था ना, ग्लूकोज तो सारे मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पे सबके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जो ग्लूकोज टूट के दो पायरुवेट में बदलता है। ठीक है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, इसमें एटीपी मिलता है। ठीक है, ये तो कॉमन है सारे में। अब देखेंगे जी इस दो पायरुवेट जो मिला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के दो पायरुवेट मिलता है, इस दो पायरुवेट का होता क्या है। देखिए यहाँ पर टॉपिक है फेट ऑफ पायरुवेट। फेट का मतलब पता क्या था? फेट मतलब फ्यूचर ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का फ्यूचर में क्या होगा। अब देखिए दो कंडीशन है यहाँ पे। एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि पायरुवेट के देखिए लोअर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म देखें, जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी छोटे छोटे मतलब ऑर्गेनिज्म सब है, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, इनमें क्या होता है कि ग्लूकोज से तो पायरुवेट बन जाता है, लेकिन पायरुवेट के बाद क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तभी तो हम लोग फंगाई का यीस्ट का यूज करके हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू, यही तो। और एक दूसरी ओर ये होता है जैसे हम लोग हमारे मसल्स में होता है। मसल्स में क्या होता है, अगर हम लोग को वाइट मसल्स है, रेड मसल्स नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन कम होता है, देखिए ऑक्सीजन कम होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। तभी तो हम लोग देखते हैं अगर आप बहुत दौड़ने का आदत नहीं है, अगर आप दौड़ लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लेते हैं, तो अगले दिन सुबह उठते हैं तो आपके मसल्स में दर्द होता है, हाथ में, पैर में, पाँव में दर्द होने लगता है, क्योंकि आपको दौड़ने का आदत नहीं है, क्योंकि आपका मसल्स जो है वाइट मसल्स है, अभी वो रेड मसल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसमें ऑक्सीजन कम होता है। जितना आप ऑक्सीजन कम होता है तो फिर ऑक्सीजन खत्म होने के बाद लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, क्योंकि मसल्स में तो उतना ऑक्सीजन है नहीं, वाइट मसल्स है, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि ऐसा होता है, ऐसा हम लोग को मसल्स में होता है, तभी तो हम लोग को मसल्स में दर्द होने लगता है अगर दौड़ लेते हैं ज़बरदस्ती तो। ठीक है, अब देखेंगे दो पायरुवेट, ये दो कंडीशन हो गई। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, दो पायरुवेट टूट के पायरुवेट अल्कोहल बन जाता है, और ये हम लोग को मसल्स में होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखेंगे एक और होता है कंडीशन, इस पायरुवेट का एक और कंडीशन होता है। क्या होता है, अगर इसको O2 जो है, ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट मिल गया, मतलब जितना इसको O2 चाहिए उतना मिल गया, तो ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है अगर हमारे हर बॉडी का हर सेल में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद एरोबिक पाथवे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोग को इजीली। अब हम देखते हैं क्या होता है कि दो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है, जैसे आपको दिखाते हैं अभी हम, ये जो ग्लाइकोलाइसिस हमने पिछली वीडियो में तो देखा ही था, जैसे ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, अब ये दो पायरुवेट, इसको ऑक्सीजन मिला सफिशिएंट, तो ये क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, किसी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये दो पायरुवेट किस में एंट्री कर गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक तरह का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में ये दो पायरुवेट इंटर कर गया, और इंटर करने के बाद ये क्या किया, पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इन दोनों को एक जोड़ रहा है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, और इसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। वो हम आगे अभी लिंक रिएक्शन को जानने वाले हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब लिंक रिएक्शन की बारी है, तो इसको पढ़ रहे हैं तो आगे हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं लिंक रिएक्शन को। तो लिंक रिएक्शन में जनरली होता है क्या, ये देखिए आप, लिंक रिएक्शन में ये देख रहे हैं आप, लिंक रिएक्शन में होता क्या है। लिंक रिएक्शन में देखिए क्या होता है, लिंक रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन मतलब जो CO2 का जुड़ना, मतलब कार्बन का जुड़ना, CO2 का जुड़ना, और डी लग गया, डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब किसी चीज़ से निकाल रहे हो नहीं, तो वैसे ही डिकार्बोक्सिलेशन, यानी पायरुवेट से CO2 एक निकल रहा है कि नहीं, पायरुवेट से जो एसिटाइल को एंजाइम मतलब देखिए यहाँ पे CO2 निकल रहा है, CO2 यहाँ से निकल रहा है, यानी रिमूवल हो रहा है, डी हो रहा है, यानी इसलिए इसको डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होगा, ऑक्सीडेटिव मतलब क्या होता है, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो अगर मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है
तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही उसी प्रोसेस को यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है। देखिए NAD आ रहा है और H प्लस लेके NADH बन रहा है ना, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन कहेंगे क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसलिए उसको इसका नाम क्या पड़ गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम भी है, इससे आपको अभी कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में भी ऐसे दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो पाइरुवेट है, जो भी हमने देखा अभी ग्लाइकोलाइसिस में, ये देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस में है जो ग्लूकोज को तोड़ के 2 पाइरुवेट बना, इसको देखिए क्या होता है। अभी पाइरुवेट आया और पाइरुवेट को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला, तो ये अब चला जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये 3 कार्बन का होता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो पाइरुवेट ये दोनों क्या करते हैं, 3-3 कार्बन वाले, ये एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले इनमें से एक CO2 निकलता है तो एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये CoA एक एंजाइम नाम का आता है, CoA एंजाइम होता है, ये आके इससे जुड़ जाता है, ठीक है। इससे जुड़ता है तो एसिटाइल को एंजाइम होता है, 2 कार्बन के हो जाते हैं, क्योंकि एक तो CO2 निकला ना, तो एक कार्बन यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे को एंजाइम आया NAD प्लस को एंजाइम आया, ये क्या किया, एक यहाँ से हाइड्रोजन, ये जितने भी को एंजाइम होते हैं जैसे NAD और FAD ये को एंजाइम होते हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को इधर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन आया या प्रोटॉन आया तो इनको ट्रांसपोर्ट चेन में काम करते हैं, जिससे ये ATP प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, प्रोटॉन आया तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया ना, H प्लस को, ये एक्सेप्ट करते हैं छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं छोड़ते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरी जगह, इसलिए उनको को एंजाइम कहा जाता है, मतलब एंजाइम के साथ मिलकर हेल्प करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डिहाइड्रोजिनेज मतलब एक हाइड्रोजन निकल रहा है, और Mg2+, एक यहाँ मैग्नीशियम 2+ एंजाइम भी लगा, मतलब एंजाइम के साथ ये मैग्नीशियम 2+ भी लग रहे हैं, तो इस एंजाइम के साथ ये को एंजाइम, इसको को एंजाइम कहते हैं, क्योंकि एंजाइम के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये H+ को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ATP यहाँ पे निकलता है, तो इस कारण से NAD+, NADH+ को प्रोटॉन एक्सेप्ट करके निकल रहा है, और यहाँ पे एक CO2 यानी डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो इस यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है कौन सा है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे विटामिन बी जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे वैरायटी हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, यहाँ पे इन सब का यूज भी होता है, यहाँ पे जरूरत होता है। ऐसे तो एनसीईआरटी में उतना दिया नहीं है, बट आप जान लो जो विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं हम लोग। और जैसे देख रहे हो विटामिन B2 क्या देता है, राइबोफ्लोविन, FAD देता है। अगर FAD ही नहीं होगा तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो H+ होता है, आगे भी देखोगे FAD का जरूरत पड़ता है इस प्रोसेस में। या फिर मान लो NAD+ नियासिन है, जो NAD+, अगर NAD+ ही नहीं होगा तो यहाँ का प्रोटीन एक्सेप्ट कौन करेगा, तो ये आगे वाला प्रोसेस होगा ही नहीं। तभी तो अगर डॉक्टर कभी देखो आप बीमार रहते हो कि खाना खा रहे हो लेकिन फिर भी आपको एनर्जी फील नहीं हो रहा, आपको थकान सा महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर अभी आपको विटामिन B2 देता है, और या विटामिन B3 राइबोफ्लोविन का गोली देता है, या फिर नियासिन का गोली देता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस हो सकता है जो आपको NAD+ नहीं हो रहा है, जो आप भले ही खाना खा रहे हो, पाइरुवेट में तो कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज के आगे प्रोसेस नहीं बन पा रहा है, जो कि बहुत सारा क्रैप्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम क्रैप्स साइकिल में जाकर आपको बहुत सारा ATP दे पाए। इसलिए होता है इन दोनों का कमी हो जाती है, इसलिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स हमेशा हमको खाना चाहिए ताकि हम लोगों को एनर्जी मिलता रहे, और बहुत सारे मिनरल्स भी। सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलता है, अगर ये ना हो तो खाना आप कितना भी खा लो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ग्लूकोज तो टूट जाएगा पाइरुवेट में, लेकिन पाइरुवेट के बाद एसिटाइल को एंजाइम में नहीं टूट पाएगा, तो आप कितना भी खा लो आपको एनर्जी नहीं मिले, आपको थकान सा ही महसूस होगा। तो लिंक रिएक्शन में इतना ही है, और बाकी जो एसिटाइल को एंजाइम है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रैप्स साइकिल में एंट्री करता मिलेगा, मतलब ये एसिटाइल को एंजाइम अब नेक्स्ट वीडियो में, ये लिंक रिएक्शन तो खत्म हो गया।